नमस्कार दोस्तों, मैं फिर हाजिर हुई हूँ आपके लिए एक नया वीडियो लेकर। तो दोस्तों, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के अंतर्गत ये हमारा पार्ट 3 है। अगर आपने पिछले 2 वीडियोस नहीं देखे हैं इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के, तो पहले वो जाकर देखिएगा और फिर इस वीडियो को देखिएगा। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। देखिए, लॉर्ड चेम्सफोर्ड का आगमन 1916। अगर मैं बात करूं लॉर्ड चेम्सफोर्ड की, तो जो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे उन्होंने भारत के वायसराय का जो कार्यभार संभाला था वो कब संभाला था? 4 अप्रैल 1916 को संभाला था। अब बढ़ते हैं आगे लखनऊ समझौता की ओर। अगर लखनऊ समझौते की बात करें, जिसको हम कांग्रेस लीग समझौता भी 1916 का बोलते हैं, ये यहाँ लिखा हुआ है, तो इसके बारे में देखते हैं क्या। तो अगर लखनऊ समझौते की बात करें तो क्या हुआ था, जो हिंदू मुस्लिम एकता थी उसको प्राप्त करने के लिए क्या लखनऊ में एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ था। क्या समझौता हुआ था? ब्रिटेन और तुर्की के बीच क्या था, जो युद्ध के कारण जो मुसलमान थे, ठीक है, उनमें क्या था, अंग्रेजों के खिलाफ जो भावनाएं थी वो उभर रही थी, जिससे क्या हुआ, कांग्रेस और मुस्लिम लीग की जो एकता है उसका मार्ग क्या हुआ, प्रशस्त हुआ। क्योंकि क्या दोनों जो अंग्रेज के विरोध में थे, ठीक है, दोनों, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे मुस्लिम लीग हो, वो दोनों क्या अंग्रेजों के विरुद्ध ही थे। अगर बात करें 1916 की, तो 1916 में क्या हुआ, लखनऊ में उन्होंने क्या किया, अपने अधिवेशन किए और इसी को ही क्या कहा गया, लखनऊ समझौता कहा गया। अब इसमें क्या हुआ, कांग्रेस ने पृथक निर्वाचन को क्या कर लिया था, स्वीकार कर लिया था, और दोनों संगठनों ने संयुक्त रूप से देश के लिए डोमिनियन स्टेट्स उत्तरदायी शासन की मांग की थी। किसकी शासन की मांग की थी? जो डोमिनियन स्टेटस था उसकी क्या शासन की मांग की थी। ठीक है, दोनों ने, मतलब दोनों संगठन, मुस्लिम लीग प्लस कांग्रेस। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब बात करते हैं मॉन्टेग्यू घोषणा, जिसको 1917 की अगस्त घोषणा भी कहा जाता है। तो अगर बात करूं मैं मॉन्टेग्यू की, तो मॉन्टेग्यू ने क्या कहा, एक उसने बयान दिया था। अब वो बयान क्या था कि भारत सरकार पर धीरे धीरे भारतीय लोगों का नियंत्रण हस्तांतरित किया जाएगा, और ये लखनऊ समझौता से हुए, जो लखनऊ समझौता हुआ था उसमें जो हिंदू मुसलमान एकता था उसका क्या था, परिणाम था। ठीक है, और यही 1917 में जो ये बयान उन्होंने दिया था वो क्या था, भारत में स्वशासन के संबंध में क्या हुआ, मील का पत्थर साबित हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं चंपारण सत्याग्रह 1917 की ओर। अब चंपारण सत्याग्रह से तो आप सभी वाकिफ होंगे कि चंपारण सत्याग्रह क्या था। तो चंपारण जो सत्याग्रह था वो महात्मा गांधी द्वारा क्या पहला सत्याग्रह था। क्या था? पहला सत्याग्रह था। और चंपारण और जो खेड़ा सत्याग्रह जो हुआ था वो ऐसी घटनाएं थी जिनके बाद गांधी जो थे वो भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के क्या बन गए थे, सबसे महत्वपूर्ण नेता बन गए थे। और जो सत्याग्रह था उसको उन्होंने क्या अपनाया था, एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में उसे अपनाया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर मैं एक चीज़ और आपको बता देती हूँ, जो ये हम आपके साथ डिस्कशन कर रहे हैं इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का, ये रिवीजन मॉड्यूल के रूप में है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, खेड़ा सत्याग्रह 1918। अगर खेड़ा सत्याग्रह की बात करूं तो 1918 में क्या हुआ था, संपूर्ण गुजरात भीषण प्लेग का शिकार हुई थी। किसका शिकार हुई थी? भीषण प्लेग का शिकार हुई थी। और जो अकेला खेड़ा था उसमें लगभग 17,000 लोगों ने क्या अपने प्राण गंवा दिए थे। इसके साथ साथ जो कोलरा नामक बीमारी है वो भी क्या स्थानीय लोगों में फैल रही थी, जिससे क्या स्थानीय लोग टूट चुके थे। मतलब कई लोग क्या इस जो कोलेरा नाम की बीमारी है इससे भी क्या ग्रसित थे। अब मैं बात करूं इस विद्रोह की, तो ये विद्रोह का जो तत्कालीन कारण था वो यही था। ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया तत्कालिक कारण यही था। अब मैं बात करूं विद्रोह की, तो विद्रोह करों के विरुद्ध, किसके विरुद्ध था? करों के विरुद्ध। सरकार ने कहा यदि कर नहीं दिए गए तो संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। जो ब्रिटिश सरकार थी उसने क्या कहा था कि अगर आप इस स्थिति में भी कर नहीं दोगे तो क्या होगा, जो आपकी संपत्ति है वो जब्त कर ली जाएगी। ठीक है, क्या जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, इस विद्रोह ने भारत को एक सुदृढ़ जो नेता था सरदार वल्लभ भाई पटेल वो दिए। ठीक है, अब बात करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके साथियों ने क्या किया, एक बृहत्तर विद्रोह किया जिसमें क्षेत्र के सभी जातियों और पंचों के लोगों को क्या किया गया, इकट्ठा किया गया। ठीक है, इस विद्रोह में। चलिए आगे देखते हैं।
अब बात करते हैं जलियांवाला जनसंघ की। देखिए मैं यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर कर देना चाहती हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं रिवीजन के रूप में ये जो पूरी पीडीएफ है ये बनाई गई हैं। चलिए देखते हैं जलियांवाला जनसंघ के बारे में। तो आप सभी जानते हैं ये कब हुआ था, अप्रैल 13, 1919 को। अब क्या हुआ था, 9 अप्रैल 1919 को जो डॉक्टर किचलू थे और डॉक्टर सत्यपाल थे उनकी क्या हो गई थी, गिरफ्तारी हो गई थी। और उसी के विरोध में क्या जो लोग थे वो प्रदर्शन करने के लिए कहाँ इकट्ठा हुए थे, उस गार्डन में इकट्ठा हुए थे। अब जो जनरल ओ डायर था उसने क्या किया था, अमृतसर के जलियांवाला बाग में क्या किया, इकट्ठा हुए जो लोग थे उन पर क्या चलवा दी थी, गोलियां चलवा दी थी, जिससे क्या हुआ था, सैकड़ों पुरुष, महिलाओं और बच्चे क्या मारे गए थे और हजारों लोग क्या हो गए थे, घायल हो गए थे। अब इस विद्रोह के ही जो ये विद्रोह हुआ था इसके विरोध में ही क्या जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे उन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि, ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि किस विद्रोह के अंतर्गत लौटा दी थी, तो वो होगा जलियांवाला जनसंघ या जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उसके विद्रोह में लौटा दी थी। सर शंकर नायक ने इसके बाद वायसराय की परिषद से इस्तीफा दे दिया था। जो सर शंकर नायक थे उन्होंने क्या किया था, जो वायसराय की परिषद थी उससे क्या दे दिया था, इस्तीफा दे दिया था। हंटर आयोग को इसकी जांच के लिए नियुक्त किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए हंटर आयोग किसकी जांच के लिए नियुक्त किया गया था, तो हंटर आयोग जलियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ था उसकी जांच के लिए नियुक्त किया गया था। मार्च 13, 1940 को सरदार उधम सिंह ने लंदन के कैप्टन हॉल में कैप्टन एक सभा को संबोधित करते हुए डायर की क्या हत्या कर जलियांवाला जनसंहार का बदला लिया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो जनरल ओ डायर था उसकी हत्या किसने की थी, उसकी हत्या की थी सरदार उधम सिंह ने। और कहां पर जाकर की थी, लंदन में जाकर की थी। कहां पर जाकर की थी, लंदन में जाकर की थी। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हंटर आयोग। हंटर आयोग की अगर मैं बात करूं तो हंटर आयोग के बारे में मैं बता ही चुकी हूँ। जो ये हंटर आयोग की जो रिपोर्ट थी या जो हंटर आयोग बना था वो किसके लिए बना था, जो जलियांवाला बाग जनसंहार हुआ था, सॉरी जलियांवाला बाग जो नरसंहार हुआ था, ठीक है, उसकी जांच के लिए बना था। अब उसकी जांच के लिए जो कॉलेज ऑफ जस्टिस ऑफ स्कॉटलैंड के जो सीनेटर थे, ठीक है, हंटर की अध्यक्षता में सरकार ने गैर सरकारी जांच समिति क्या थी, बनाई थी। उसी को क्या बोलते हैं, हंटर आयोग बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं खिलाफत आंदोलन 1919 से 1920। अगर मैं खिलाफत आंदोलन की बात करूं तो खिलाफत आंदोलन जो प्रथम विश्व युद्ध था उसके बाद क्या हुआ था, एक संधि हुई जिसमें जो तुर्की से व्यवहार किया गया उससे मुसलमान अंग्रेजों से क्या थे, नाराज थे। अब जो दो भाई मोहम्मद अली और शौकत अली ने क्या किया था, ये आंदोलन शुरू किया था। कौन सा, खिलाफत आंदोलन। अब नेक्स्ट देखते हैं असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन की अगर मैं बात करूं 1920 से 1922। अब असहयोग आंदोलन किसके नेतृत्व में किया गया था, गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन किया गया था। और ये क्या था, पहला जन आंदोलन था। अगर मैं बात करूं इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य जो शामिल थे, वो थे उपाधियों को वापस लौटाना। जितने भी लोग थे उनको जो जो बड़ी बड़ी उपाधियां मिली थी उनको क्या, वो लोग वापस लौटाने लगे थे। जैसे कि आपको याद होगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में भी रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। तो ऐसे ही कई लोगों को क्या अंग्रेजी सरकार ने भी उपाधियां दी थी, तो वो उन्होंने भी क्या जो अपनी उपाधियां थी वो क्या लौटाना शुरू कर दिया था। सरकारी शिक्षा संस्थाओं का बहिष्कार। जो सरकारी शिक्षा संस्थाएं थी उस समय, मतलब जो अंग्रेजों के अंडर आती थी, ऑब्वियसली बात है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर अगर भारत है तो जो सरकारी संस्थाएं होंगी वो भी किसके अंडर आएंगी, ब्रिटिश इंडिया के अंतर्गत आएंगी। तो क्या होगा, जो सरकारी शिक्षा संस्थाएं थी उसका क्या बहिष्कार करने लगे थे लोग। जो अदालतें थी उसका बहिष्कार करने लगे थे। जो विदेशी वस्तुएं थी उसका बहिष्कार करने लगे थे। जो कर भी थे वो भी क्या देने से मना कर रहे थे, मतलब करों की अदायगी भी नहीं कर रहे थे। तो असहयोग आंदोलन के अंतर्गत ये सब हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। अब आते हैं चौरी चौरा कांड पे। चौरी चौरा कांड की अगर मैं बात करूं तो ये हुआ था 1922। 5 फरवरी 1922 को क्या होता, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा में एक दुखद दुर्घटना के कारण जो गांधी जी थे उनके द्वारा जो असहयोग आंदोलन था वो क्या ले लिया गया था, वापस ले लिया गया था। ये जो घटना थी वो असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन में जो भाग ले रही थी भीड़, ठीक है, जो भीड़ भाग ले रही थी उसने क्या कर दिया था,
पुलिस के साथ हिंसक हो गई थी। जो पुलिस के साथ वो क्या हो गई थी, हिंसक हो गई थी, मतलब आग लगा दी थी चौकी पर। ठीक है, फलस्वरूप क्या हुआ, भीड़ ने एक पुलिस थाने में क्या लगा दी थी, आग लगा दी थी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी क्या थे, मारे गए थे। और इसी घटना के बाद जो महात्मा गांधी जी थे उन्होंने क्या किया था, जो असहयोग आंदोलन चल रहा था उसे वापस ले लिया था। जो खिलाफत आंदोलन भी चल रहा था उसे भी क्या वापस ले लिया था। अब बात करते हैं स्वराज पार्टी 1922 की। तो स्वराज पार्टी अगर 1922 की बात करें तो क्या हुआ था, देखते हैं चलिए। अब क्या हुआ, इस दौरान जो औपनिवेशिक शासन था, ठीक है, जो औपनिवेशिक शासन था उसके खिलाफ जो संघर्ष था उसको बढ़ावा देने के लिए जो CR दास थे और मोतीलाल नेहरू थे, उन्होंने क्या किया, एक नई राजनीतिक रणनीति की वकालत शुरू कर दी। उन्होंने कांग्रेस के गया अधिवेशन कब हुआ था, 1922 में। उन्होंने क्या किया, कांग्रेस का जो गया अधिवेशन था उसमें क्या किया, जो रणनीति चल रही थी उसमें क्या किया, उन्होंने बदलाव की बात की। ठीक है, इसलिए क्या हुआ, जो कांग्रेस के नेता वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद और सी राजगोपालाचारी थे, उन्होंने प्रदेश में इस बदलाव का क्या किया था, विरोध किया था। और ये क्या हो गए थे, 2 पार्टीज इन्होंने बना ली थी। ठीक है, CR दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और स्वराज पार्टी बनाई। अगर आपसे पूछे कि स्वराज पार्टी किसके द्वारा बनी गई है, तो CR दास और मोतीलाल नेहरू ने क्या किया था, जो कांग्रेस से थे क्या दे दिया था, इस्तीफा दे दिया था। और जो पार्टी बनी थी वो स्वराज पार्टी इन्होंने बनाई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, साइमन कमीशन 1927। अगर मैं बात करूं साइमन कमीशन 1927 की, तो भारत में राजनीतिक स्थिति की समीक्षा और आगामी सुधारों एवं संसदीय लोकतंत्र के विस्तार के लिए सर जॉन साइमन की अगुवाई में क्या ये बनाया गया था। अब इसमें क्या था कि जो ये साइमन कमीशन था इसका विरोध पूरे भारत में चल रहा था। ठीक है, वापस साइमन जाओ, मतलब साइमन वापस जाओ, इस तरीके के विरोधी नारे लग रहे थे। भारतीय नेताओं ने क्या किया, इसका विरोध किया, क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय नहीं था। देखिए, जो सदस्य जो कमेटी गठित की थी ना, उसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं लिया गया था। और इसी के दौरान क्या हुआ था, लाहौर में लाला लाजपत राय को एक लाठीचार्ज में बहुत ही अधिक पीटा गया था, जिससे क्या हुआ था, 1928 में उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, वो भी इसी का विरोध कर रहे थे। नेक्स्ट देखते हैं नेहरू रिपोर्ट। तो नेहरू रिपोर्ट अगर 1928 की बात करूं तो नेहरू रिपोर्ट क्या थी, चलिए देखते हैं। कंजर्वेटिव लॉर्ड बर्किनहेड, ठीक है, जो राज्य सचिव था उस समय, उसने यह चुनौती दी कि भारतीय इतने सक्षम नहीं है कि वे संवैधानिक सुधारों की एक ठोस योजना बना सकें। ठीक है, जो ये था ना लॉर्ड बर्किनहेड, इसने क्या कहा, जो उस समय राज्य सचिव था, उसने ये कहा कि जो भारतीय है वो इतने सक्षम नहीं है कि जो संवैधानिक सुधार की जो योजना बनती है उसको ये बना सके। तो उन्होंने क्या किया, उसका जो महत्वपूर्ण मत ये था कि जो राजनीतिक जो दल है, ठीक है, उनके द्वारा बनाई गया संवैधानिक विकास की कोई योजना का अन्य दल विरोध करेंगे और भारतीय राजनीतिक दल अहम समिति बनाने की समीक्षा नहीं रखते। ठीक है, उसने ये कहा। इस चुनौती से निपटने के लिए 1928 में क्या हुआ, सर्वदलीय सम्मेलन हुआ, जिसमें एक योजना बनाई गई जिसे नेहरू रिपोर्ट कहा गया, क्योंकि मोतीलाल नेहरू क्या थे, इसके वास्तुकार थे। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके जो वास्तुकार थे वो कौन थे, मोतीलाल नेहरू थे। ठीक है, चलिए, तो दोस्तों यही था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर कोई आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऐसे ही हम वीडियो आपके लिए लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।